हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज पर मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं करी है तो मैं आपको सबसे पहले वही वॉच करने को कहूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी इनकम टैक्स की, वहाँ से जाके आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग भी वॉच कर सकते हैं वीडियोस को, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी। उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुँचाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पर गिवन है इनकम फ्रॉम सैलरीज का ही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी, राइट। तो नंबर 1 हमें गिवन है लीव सैलरी। तो लीव सैलरी से आप क्या समझते हो? यानी कि कोई एम्प्लॉई या कोई सर्वेंट लीव पर है और उसको फिर भी सैलरी पे की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा, राइट, वो लीव सैलरी होती है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया इट इज़ कॉल्ड एनकैशमेंट ऑफ द अर्न लीव। तो ये क्या है? एनकैशमेंट यानी कि नकदीकरण कहलाता है ये अर्न लीव का, कि आपने छुट्टी ली लेकिन फिर भी आपको सैलरी मिल रही है, राइट। तो इफ़ एन एम्प्लॉय डज नॉट अवेल हिज अर्न लीव एंड रिसीव पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव वाइल ही कंटिन्यूज टू रिमेन इन सर्विस, इट इज़ टैक्सेबल इन फुल। कहने का ये मतलब है कि वो जो सैलरी होगी, वो जो लीव सैलरी होगी जो वो रिसीव कर रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू करेगा भले ही अभी वो लीव पर हो, राइट। तो बेसिकली सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A हमसे कहता है कि लीव सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगी इन फुल्ली टैक्सेबल है, राइट। उसके बाद दूसरी फॉर्म आती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बोली गई है, एक नोट गिवन है हमें छोटा सा। इफ़ ही एनकैशेज इट आफ्टर रिटायरमेंट और लीविंग द जॉब इट इज़ एग्जाम्ड अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। तो यहाँ पे हमसे एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि अगर वो लीव सैलरी को नहीं लेता पहले और वो रिटायरमेंट के बाद लेता है या फिर अपनी जॉब छोड़ने के बाद वो वाली उस सैलरी को एनकैश कराता है, तो वो सैलरी कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। और अगर वो ले लेता है, मान लो अगर वो लीव पर ही है और वो सैलरी ले रहा है लगातार, तो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वो नहीं ले रहा और वो जॉब की रिटायरमेंट के बाद वो उस सैलरी को एनकैश कराता है, नकदीकरण कराता है उसका, तो कुछ उसको टैक्स में छूट मिलेगी। यहाँ पे एक बात बोली गई है, ठीक है। दूसरी फॉर्म है हमारी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी के कुछ 2 केसेस हमें बताए गए हैं। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी के कुछ 2 केसेस हमें बताए गए हैं। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में और दूसरा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में। तो नाम से आपको क्या लग रहा है, क्या होगा ये डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी? तो आपने सुना होगा कि जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो गवर्नमेंट उसको कुछ पैसा देती है, राइट। तो वो रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, सुना होगा आपने। और या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है अमाउंट। तो सबसे पहले बोला गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर कोई डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव होती है, वो कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो वो जो अमाउंट होगी वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, यानी कि उस अमाउंट पर उस एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये आता है हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी अगर कोई ऐसी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलती है ना,
तो वो भी कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होगी, जो भी वो अमाउंट होगी, ओके, कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक ही। थर्ड आता है हमारा पेंशन। तो वॉट एवर पेंशन इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, रिटायरमेंट के बाद जो भी उनको पेंशन मिलती है तो वो चार्जेबल होगी, यानी कि उस पर टैक्स कटेगा। उसके बाद बात करें अदर फॉरेन पॉलिसी पेंशन की, तो इफ़ द पेंशन इज़ रिसीव्ड इन इंडिया, अगर आपको पेंशन इंडिया में मिली है बाय पर्सन्स लिविंग इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एब्रोड, इट विल बी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो कहने का मतलब है कि सर्विसेज कहाँ दी, एब्रोड में दी, विदेश में दी, फॉरेन में दी, है ना, लेकिन पेंशन कहाँ रिसीव हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो वो रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल मानी जाएगी। इफ़ इट इज़ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड देन रिमिटेड टू इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑर्डिनरली रेजिडेंट ओनली। यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि अगर वो आउटसाइड इंडिया में ही रिसीव होती है वो पेंशन और उसको हम इंडिया में भेजते हैं, देन रिमिटेड टू इंडिया, यानी कि हम इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो टैक्सेबल होगी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में। तो अगर आपने रेजिडेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको एक इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी रेजिडेंट की, जहाँ पे आप ये समझ आ जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सा होते हैं, नॉन रेजिडेंट कौन से होते हैं। तो ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे इस टॉपिक में आपको पता लग गया कि अगर पेंशन रिसीव हुई है आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन में रिसीव हुई है लेकिन उसको इंडिया में रिमिट करा दिया, यानी कि भेज दिया, तो वो टैक्सेबल होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में, कि अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को मिल रही है वो पेंशन तो वो टैक्सेबल मानी जाएगी। ऑल राइट, इसका मतलब नॉन रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट है सैलरी एंड पेंशन फ्रॉम यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, है ना, तो वहाँ से अगर आपको कोई सैलरी एंड पेंशन मिल रही है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट मानी जाएगी इंडिया में। मतलब आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया के नागरिक हो, लेकिन आपको सैलरी और पेंशन मिल रही है यूएनओ से, तो आपको उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा इंडिया में, यानी कि वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। फोर्थ पॉइंट है पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवॉर्डी। तो गैलेंट्री अवॉर्डी यानी कि किसी को अवार्ड मिला है, राइट, पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन इन सर्विस ऑफ सेंट्रल, कोई एम्प्लॉई था, सेंट्रल में था, सर्विस करता था, स्टेट गवर्नमेंट में था, तो उसको अगर अवार्ड मिला है लाइक परमवीर चक्र या फिर महावीर चक्र, वीर चक्र, और कोई भी ऐसा सम्मानजनक अवार्ड अगर उसको मिला है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको अगर कोई पेंशन मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। तो ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंडर आता है ये पॉइंट हमारा। उसके बाद बात की गई है ट्रांसफर्ड बैलेंस की। तो व्हेन एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पहली बार रिकॉग्नाइज होता है तो द बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉयज पीएफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इट्स रिकॉग्निशन इज कॉल्ड ट्रांसफर बैलेंस। तो हमारे जो एम्प्लॉय का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमारे एम्प्लॉय का जो क्रेडिट बैलेंस होता है पीएफ अकाउंट का, वो क्या कहलाएगा रिकॉग्निशन के बाद, मतलब रिकॉग्निशन के टाइम वो कहलाएगा ट्रांसफर्ड बैलेंस कहलाएगा। तो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस, तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, जो भी ट्रांसफर्ड बैलेंस का टैक्सेबल पोर्शन होगा, यानी कि जो टैक्स के लायक होगा, टैक्सेबल होगा, द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉय विल बी द एग्रीगेट ऑफ एनुअल एक्रीशन चार्जेबल टू दी टैक्स, यानी कि वो चार्जेबल होगा, उस पर टैक्स लगेगा फॉर ईच ईयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जब भी मतलब जब हमारा अभी रिकॉग्नाइज हुआ लेकिन पहले तो अनरिकॉग्नाइज था ना वो पीएफ, तो उसके लिए बोल रहा है कि ईच ईयर में वो चार्जेबल होगा, माना जाएगा। और फंड डीमिंग दिस फंड टू बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दिस एनुअल इक्रीशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ट्रांसफर बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये जो है एनुअल इक्रीशन, ये ट्रांसफ़र बैलेंस का ही पार्ट कहलाएगा, ये हमें याद रखना है।
उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5 यानी कि फॉर्म नंबर 5 सैलरी की, जो कि है टैक्स पे बाय एन एम्प्लॉयर ऑन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ परक्विजिट दी जा रही है, पर्क्स जिसे हम बोलते हैं ना, कि हाँ कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, और उस पर्क्स की वैल्यू पर जो टैक्स लग रहा है वो कौन पे कर रहा है, वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। समझ आया ये पॉइंट, कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो एम्प्लॉय को पर्क्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उस वैल्यू पर जो भी टैक्स बनता है उस एम्प्लॉय का, वो कौन पे कर रहा है, वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉय डिराइविंग इनकम इन द नेचर ऑफ परक्विजिट नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय द वे ऑफ मॉनिटरी पेमेंट, पर्क्स क्या होती हैं, जो मॉनिटरी पेमेंट में नहीं मिलती, जो एक फैसिलिटी के तौर पे मिलती है, लेकिन फिर भी वो हमारी इनकम ही मानी जाती है ना, भले ही वो आपको मॉनिटरी फॉर्म में ना मिल रही हो एम्प्लॉय को, लेकिन फिर भी वो पर्क है और फिर भी वो इनकम ही है एक तरीके से, जिसको हम परक्विजिट्स बोलते हैं। तो द टैक्स ऑन सच इनकम पेड बाय हिज एम्प्लॉयर, अगर उस इनकम पर टैक्स किसके द्वारा पे किया जा रहा है, एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जा रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, वो क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट, क्योंकि एम्प्लॉय ने पे कर दिया, राइट, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो एग्जेम्प्ट माना जाएगा सेक्शन 10 CC के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा आता है अदर रिसिप्ट। तो अदर रिसिप्ट में हमें क्या गिवन है, फीस एंड कमीशन, बोनस और एन्युइटी। तो फीस एंड कमीशन के बारे में बात करें तो दिस इज पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर डूइंग एन एक्स्ट्रा वर्क। तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बोली गई है, कि आपके एम्प्लॉय ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया जिस वजह से आप एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय को कमीशन दी या कोई फ़ीस दी, वो हमारी फ़ीस एंड कमीशन है। तो उसके बारे में क्या बोला गया है, द जॉब असाइन टू, हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ सीनियर एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एंट्रस्टेड विद द वर्क ऑफ नेगोशिएटिंग विद सम आउटसाइड पार्टी फॉर एक्विजिशन। अच्छा, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक सीनियर और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है और काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है, तो आउटसाइड पार्टी के साथ वो नेगोशिएट कर सकता है, मतलब अच्छे से डील करना आता है उसको, तो अपने बिजनेस के ब्रांच के बिहाफ पे वो डील करता है, नेगोशिएशन करता है पार्टीज़ के साथ, तो ही में पेड सम फीस, तो उसको एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ फ़ीस पे की जाती है। ठीक है, तो इट विल इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरी इन द कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। तो हमें ध्यान रखना है कि फीस एंड कमीशन भी सैलरी का ही पार्ट माना जाएगा और एम्प्लॉय को उस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है बोनस का। तो बोनस पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज टैक्सेबल एज सैलरी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। तो सिंपल सी बात है, बोनस भी अगर कुछ मिलता है तो वो भी टैक्सेबल माना जाएगा। एन्युइटी की बात करें तो एन्युइटी अगर कोई रिसीव करी है किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो भी चार्जेबल होगा, टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। ऑल राइट, आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।